हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द रियतवारी सिस्टम। रियतवारी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा टॉपिक इंडियन इकोनॉमी में भी आता है और ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारा इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जब हम लोगों ने लास्ट क्लास जो इंडियन इकोनॉमी में हुई थी उसमें जब हमने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो मतलब ब्रिटिश टाइम्स के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में भी ये टॉपिक आ गया और इंडियन इकोनॉमी में भी ये टॉपिक आ गया। तो यहाँ पे जब हम रियतवारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं या कल की क्लास के अंदर हम महलवारी के अंदर बात करेंगे, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम प्री इंडिपेंडेंस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, हम ब्रिटिश टाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रिटिश टाइम्स के अंदर बात कर रहे हैं अगर हम पर्टिकुलर बात करें। अब यहाँ पे जितना भी लैंड सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ना है उसमें उसमें एक बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों के साथ कल की क्लास में शेयर की थी, दैट इज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसका लिंक आप लोगों के लिए मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो कमेंट बॉक्स में आप देखना। पहले परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज जमींदारी सिस्टम। आप पहले वो वाली क्लास देखना, उसके बाद जो रियातवारी सिस्टम है उसकी क्लास आप देखेंगे। ठीक है, सो दैट आप डॉट्स को कनेक्ट कर सके, हिस्टोरिकली चल क्या रहा था उस समय आपको ये पता होना चाहिए। और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उससे पहले यहाँ पे जो रूल था वो किसका था? प्री ब्रिटिश एरा में रूल किसका चल रहा था? यहाँ पे मुगल्स का रूल चल रहा था। इनफैक्ट जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उस समय मुगल्स रूल कर रहे थे। अब जब ये लोग रूल कर रहे थे उस समय आपको एक आइडिया होना चाहिए कि उस समय हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही थी। यू शुड नो अबाउट इट। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा प्री परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाली क्लास में कि किस तरीके से मुगल्स के टाइम एग्रेरियन सिस्टम था, किस तरीके से वहां पे लैंड सेटलमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता था। अब वहां से ब्रिटिशर्स पे आए तो किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन बढ़ी और क्या क्या चेंजेस आए। क्लियर? तो आई होप आप लोग वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद आज वाली क्लास आप अटेंड करेंगे। अब जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम देखा है उनको पता होगा कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कुछ मेजर एरियाज बताए थे जहां पे वो सिस्टम था। जैसे उसमें बंगाल का नाम बहुत प्रोमिनेंट आता है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बंगाल में बहुत प्रोमिनेंटली चल रहा था। और कौन लेकर आए थे ये? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन लेकर आए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? इट वॉज लॉर्ड कॉर्नवेलिस जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया। अब जब लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेकर आए थे तो उनका मोटो क्या था यहाँ पे? वो चाहते थे, ब्रिटिश राज चाहता था कि हम यहाँ पे क्या करें, मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करें, चाहे वो रेवेन्यू के फॉर्म में हो या उस समय जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था ब्रिटेन के अंदर उसके लिए रॉ मटेरियल, एम्पल अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए फ्रॉम कॉलोनीज। तो वो इंडिया भी एक कॉलोनी थी, तो इंडिया से भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। तो यहाँ से रेवेन्यू प्लस रॉ मटेरियल चाहते थे ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। अब जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वो सिस्टम लाया, अब कहीं ना कहीं उस समय देखा गया कि इसी इसी सिस्टम को एक्सटेंड करने की बातें होना स्टार्ट हुई टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जब एक्सटेंशन पे बात आई तो मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम आता है। मद्रास में भी बोला गया कि हम इस सिस्टम को एक्सटेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का सिस्टम लाया हुआ था, दैट इज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज थी जो बाकी जगहों पे इम्प्लीमेंट करना इसको मुश्किल हो रहा था। ऐसा नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट किया नहीं गया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इनफैक्ट अगर आप लोग देखेंगे, डेटा को देखेंगे, 1801 1807 के बीच में मद्रास अथॉरिटी ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया अंडर इट्स कंट्रोल, लार्ज एरिया अंडर इट्स कंट्रोल वहां पे इम्प्लीमेंट किया। लेकिन स्टिल आज की क्लास जो रियातवारी सिस्टम पे है वहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग क्या देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम,
यहाँ पे जो हमारा क्या था, जो हमारा मद्रास प्रेसिडेंसी का एरिया था, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हमें कौन सा सिस्टम देखने को मिलेगा? रियतवारी। तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों जमींदारी सिस्टम जो था वो नहीं एक्सटेंड किया गया टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ तो रीजन होंगे ना कि जमींदारी को छोड़कर हम रियतवारी में आए, और फर्दर कुछ कुछ एरियाज के अंदर महलवारी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले रियतवारी क्यों नहीं एक्सटेंड किया गया इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जहां पे कौन सा आया, जहां पे रियतवारी आया। आप लोग इसको ये भी बोल सकते हैं रीजंस फॉर रियतवारी सिस्टम, या वाई जमींदारी सिस्टम नॉट एक्सटेंडेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। जिस मर्जी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर जो है वो सेम होगा, रीजंस फॉर रियतवारी। पहले हम रीजंस देखेंगे, एक बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद हम फीचर्स के ऊपर आएंगे। रीजंस फॉर रियतवारी सिस्टम इन इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसको एक्सटेंड किया गया मद्रास में। इवन वेलेस्ली का नाम भी आता है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बोला कि हम मद्रास के अंदर इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, और 1801 से लेकर 1807 के अंदर इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन यहाँ पे फिर हम शिफ्ट क्यों हुए, उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आपको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम याद होगा, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के अंदर प्रोमिनेंट कौन थे? जमींदार प्रोमिनेंट थे। अब जब हमने बोला कि जमींदार जो थे वो प्रोमिनेंट थे, तो जमींदार कौन थे? इंटरमीडिएरी थे बिटवीन द स्टेट, दैट इज द गवर्नमेंट, एंड द पीजेंट। इन दोनों के बीच में जो रेंट कलेक्ट करने का काम दिया गया था वो किसको दिया था? जमींदार को दिया था। और जमींदार कंपैरेटिवली क्या थे? लार्ज लैंड होल्डर्स थे। लेकिन जब हम लोगों ने साउदर्न इंडिया की बात की तो साउदर्न इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि हमें ये लार्ज जो जमींदार थे वो नहीं मिल रहे थे। हमारे लिए इन लार्ज जमींदार को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था। वहां पे जो लार्ज जमींदार थे वो एब्सेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैं भी आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगी, अभी सिर्फ कहानी की फॉर्मेट में सुनिए, सो दैट आपके दिमाग में कुछ चीजें डेवलप हो। लिंक करने की कोशिश करना, ठीक है, इन तीनों क्लासेस को। तो यहाँ पे साउदर्न इंडिया में प्रॉब्लम क्या थी, जो लार्ज जमींदार थे वो एब्सेंट थे। अगर जमींदार ही एब्सेंट है तो इंटरमीडिएरीज आएंगे कहाँ से? तो यहाँ पे बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, हम स्टेट और पीजेंट को डायरेक्ट लिंक करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? स्टेट और पीजेंट को डायरेक्ट लिंक करने की कोशिश करेंगे, सो दैट जो इंटरमीडिएरी की प्रॉब्लम है, इंटरमीडिएरी जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसकी प्रॉब्लम इकोनॉमिक एरेना के अंदर, इकोनॉमिक एरिया के अंदर हमें फेस करने को नहीं मिले। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि जो लार्ज जमींदार थे देवर एब्सेंट। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हुआ? अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी जब हम लोग परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, तो इन केस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वहां पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं हो पा रही थी, सॉरी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था कल्टीवेशन पे। इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा था? अब देखिए, गवर्नमेंट फिर इनके नीचे थे जमींदार और इनके नीचे थे पीजेंट। अब गवर्नमेंट बोलती थी कि हमें जितना भी रेंट जो है लिया जाएगा पीजेंट से, उसका एक मेजोरिटी पार्ट जाता था गवर्नमेंट के पास, जाता था परमानेंट सेटलमेंट में। अब गवर्नमेंट ले लेती थी मैक्सिमम पार्ट। अब जो जमींदार था वो भी क्या करता था, वो भी पीजेंट को बहुत ज्यादा परेशान करता था कि इससे भी ज्यादा रेंट निकालने की कोशिश करता था। जो गवर्नमेंट ने साइन किया होता था, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होता था, उससे भी जो जमींदार था आपका वो ज्यादा से ज्यादा रेंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता था फ्रॉम पीजेंट, सो दैट वो अपनी पॉकेट्स को फुलफिल कर सके। अब अपनी पॉकेट्स को फुलफिल करने के चक्कर में क्या हुआ, गवर्नमेंट जब जमींदार से पैसा ले रही है रेंट, उसने तो फिक्स रेंट देना होता था गवर्नमेंट को। अदर देन दैट अगर वो नहीं देता तो क्या होता था, उससे लैंड ले ली जाती थी। याद है आपको लास्ट क्लास? तो यहाँ पे लैंड ले ली जाती थी, तो इसके चक्कर में जमींदार
के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता था कि वो फर्दर इन्वेस्ट करे, और ना ही उसका कोई इमोशनल कनेक्ट होता था लैंड के साथ। तो जमींदार का कोई कनेक्ट नहीं होता था। अब पीसेंट जिसको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, और अल्टीमेटली उसके पास बियर मिनिमम रहता था, या हम कह सकते हैं लेस देन सबसिस्टेंस अमाउंट, या जस्ट सबसिस्टेंस अमाउंट जो था वो पीसेंट के पास रहता था। तो अगर उसके पास कोई सरप्लस ही नहीं है तो वो क्या इन्वेस्ट करेगा? और अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो जब प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट नहीं होगी तो क्या रेवेन्यू बढ़ेगा? तो रेवेन्यू बढ़ेगा ही नहीं। तो जमींदारी सिस्टम में रेवेन्यू नहीं बढ़ता था। लेकिन जो ब्रिटिश राज था वो तो चाहता था कि रेवेन्यू बढ़े, क्योंकि उनका मोटो क्या था? टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू। वो चाहते ही क्या थे? वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे। और जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने देखा कि इस सिस्टम के अंदर, जो जमींदारी सिस्टम है उसके अंदर कोई भी प्रोडक्टिविटी इनहेंस नहीं हो रही, और प्रोडक्टिविटी जब तक इनहेंस नहीं होगी तो क्या होगा? उसकी वजह से रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सिस्टम जो है वो इट इज नॉट गुड फॉर द ब्रिटिश इकोनॉमी। वो इंडिया की इकोनॉमी पे बात नहीं कर रहे थे, दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश इकोनॉमी। तो उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स ने कि हमारी इकोनॉमी के लिए इट इज नॉट सुटेबल, बिकॉज ये हमें ज्यादा रेवेन्यू लाकर नहीं दे रहा। क्योंकि रेवेन्यू तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड जो है वो इनहेंस नहीं होगी। अब यहाँ से प्रोडक्टिविटी इनहेंस नहीं हो रही, और तीसरा, यहाँ से जमींदार जो है वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है। एक्सप्लॉइटेटिव नेचर होने की वजह से क्या हुआ? जितना भी एक्स्ट्रा पैसा था वो किसकी तिजोरी में आ रहा है? वो जमींदार के पास आ रहा है। तो जमींदार क्या हो रहा है? डे बाय डे रिचर हो रहा है। जमींदार डे बाय डे क्या होता जा रहा है? रिचर हो रहा है। लेकिन ब्रिटिश इकोनॉमी में पैसा ज्यादा नहीं आ रहा था अंडर द जमींदारी सिस्टम, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन रहा था ब्रिटिश राज के लिए। नंबर फोर, अगर हम यहाँ पे बात करें अंडर द जमींदारी सिस्टम, जब जमींदारी सिस्टम प्रिवेल कर रहा था उस समय रिकार्डो की थियोरी भी जो थी वो बहुत ज्यादा जो थी फैशन में आ रही थी। रिकार्डोस थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा उसका लिंक भी आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो भी देख लेना। तो रिकार्डो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोला जाता है? थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कि लेबर को सबसिस्टेंस वेजेस मिलती है, और बाकी जो सरप्लस है वो कहा जाता था दैट इज मेंट फॉर द कैपिटलिस्ट क्लास। और यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट क्लास है बेसिकली, जो सरप्लस है वो किसके पास जाएगा? दैट इज मेंट फॉर द स्टेट, क्योंकि यहाँ पे जमींदार को तो हटा दिया। तो यहाँ पे सरप्लस बोला गया, इन्फ्लुएंस होकर रिकार्डोस थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, कि जो सरप्लस है वो किसके लिए है? स्टेट के लिए, मेंट फॉर स्टेट। तो यहाँ पे बोलना शुरू हुए ये लोग, ब्रिटिशर्स के अंदर एक धारणा, एक आइडियोलॉजी डेवलप होना स्टार्ट हुई कि अगर हम पेजेंट के बारे में बात करें, कि जो लेबर है जब वो लैंड कल्टीवेट कर देगा, वो बेयर मिनिमम सबसिस्टेंस वेजेस अपने पास रख लेगा। रिकार्डो यही बोलते थे ना। तो सबसिस्टेंस वेजेस वो अपने पास रख लेगा। उसके बाद जो बचेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सरप्लस अमाउंट, वो किसके पास होगा? वो जाना चाहिए डायरेक्टली टू द स्टेट। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रोल नहीं आना चाहिए फॉर द अनप्रोडक्टिव इंटरमीडिएरीज। अनप्रोडक्टिव इंटरमीडिएरीज कौन थे? जमींदार। कौन थे? जमींदार। तो इन्होंने बोला कोई भी रोल नहीं होगा किसका? अनप्रोडक्टिव इंटरमीडिएरीज, दैट इज जमींदार का। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कब के बारे में बात कर रहे हैं? 1801 ऑनवर्ड्स बात कर रहे हैं, जब ये सिस्टम प्रिवेल कर रहा है। उस समय मद्रास के अंदर हम बात कर रहे हैं, और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर प्रॉब्लम क्या थी? अंडर मद्रास प्रेसिडेंसी यहाँ पे वॉर्स चल रही थी। आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, मैं उस एस्पेक्ट में नहीं जा रही। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ वॉर्स यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे। और जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलप होते हैं तो रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम चाहिए। और रेवेन्यू मैक्सिमम आने के लिए पीछे वाले पॉइंट से आप लिंक कर पा रहे होंगे कि जमींदार को इलिमिनेट करने की जरूरत यहाँ ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई। तो जमींदार को इलिमिनेट करने की बात की,
तो रीजन मैंने आपको क्या बताया, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी वर्सनड बाय द राइजिंग एक्सपेंसेस ऑफ द वॉर। क्लियर। नंबर फिफ्थ अगर बात करें, दैट इज रेवेन्यू एफिशिएंसी मैकेनिज्म। क्या है? रेवेन्यू एफिशिएंसी मैकेनिज्म। रेवेन्यू एफिशिएंसी मैकेनिज्म का मतलब क्या है? यहाँ पे जमींदार को हटा दिया गया ब्रिटिश और रियात। रियात क्या है? रियात पीजेंट। ठीक है, रियात इन्हीं के नाम पे रियातवारी सिस्टम बना कि डायरेक्ट लिंक होना चाहिए ब्रिटिश और रियात के बीच में। रियात क्या होते हैं? इट इज पीजेंट, पीजेंट क्लास, कल्टीवेटर्स को कहते हैं रियात। तो यहाँ पे इनके बीच में एक डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, जिसकी वजह से जो इंटरमीडियरी है, क्योंकि अगर आपको पता है इंटरमीडियरी आएगा तो लिंकेज, सॉरी लीकेज जो है वो इकोनॉमी के अंदर डेवलप हो जाएगी। तो लीकेज को खत्म करने के लिए हमें इंटरमीडियरीज को खत्म करना पड़ेगा। और जब डायरेक्ट लिंक आ जाएगा, लीकेजेस खत्म हो जाएगी, तो जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम एफिशिएंट। हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कैसा हो जाएगा? एफिशिएंट हो जाएगा। फिर इसके अलावा जब रेवेन्यू कलेक्शन एफिशिएंट हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो रेवेन्यू है दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो इंक्रीज्ड रेवेन्यू पे यहाँ पे बात होगी। नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं और भी एरियाज के अंदर ये जो रियातवारी सिस्टम था वो आया। ठीक है, मैं आपको फर्दर जब अभी लिखवाऊंगी इसका राइटर। तो रियातवारी सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया गया बाकी सिस्टम में, उसमें से कुछ सिस्टम में असम का नाम आप देखोगे, प्लेसेस में असम का नाम भी आएगा। लेकिन जो मेजर सिस्टम था वो किस में था? वो साउथ के पार्ट में था, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर था। तो वहां पे जो प्रिवेलेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी वहां पे जो डायरेक्ट स्टेट स्टेट मतलब इससे पहले जो मोनार्किकल रूल था, ब्रिटिश राज से पहले भी तो यहाँ पे डेमोक्रेसी तो थी नहीं इंडिया के अंदर, तो मोनार्किकल रूल था। तो वहां पे मतलब स्टेट, उस समय का स्टेट कौन सा है? जो मोनार्क है, जो किंग है, उनके बारे में बात हम कर रहे हैं। तो स्टेट और पीजेंट के बीच में डायरेक्ट लिंक था, और डायरेक्ट लिंक, इसी डायरेक्ट लिंक को तोड़ने की जगह क्या बोला गया? हम इसी को प्रमोट करेंगे। तो रियातवारी सिस्टम आया टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द स्टेट एंड द पीजेंट। इन्होंने बोला ब्रिटिशर्स ने कि हम इसको जो है वो हिलाएंगे नहीं, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिकॉज दीज वर द लोकल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। दीज वर द लोकल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज द ज्योग्राफिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सुटेबिलिटी। अब यहाँ पे जब हम ज्योग्राफिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सुटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे जब रियातवारी सिस्टम जहां जहां आया, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कॉम्युनल लैंड जो थी वो लेस प्रिवेलेंट थी। कॉम्युनल लैंड क्या होती है? जो कम्युनिटी से बिलोंग कर रही है। ठीक है, क्योंकि आप लोग महलवारी में देखेंगे कि वहां पे कम्युनिटी का जो था, विलेज जो थे, विलेज हेडमैन थे वहां पे, वो ज्यादा प्रिवेलेंट थे। बट इन द सदर्न इंडिया यहाँ पे कम्युनिटी जो लैंड थी वो ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं थी। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं आपको थोड़ा जब महलवारी पढ़ाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बट अभी के लिए आप यही समझने की कोशिश करिए कि जो कम्युनल लैंड थी वो जो थी, दीज आर लेस प्रिवेलेंट। लेकिन यहाँ पे ज्यादा क्या था? यहाँ पे ज्यादा इंडिविजुअल ओनरशिप थी, दैट वाज मोर प्रिवेलेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने ये ज्योग्राफिकली भी देखा कि ये चीज यहाँ पे प्रिवेलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या था? रिस्पॉन्स टू फेलियर ऑफ जमींदारी सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया कि जमींदारी सिस्टम जो था वो भी 1801 से लेकर 1807 तक कहाँ पे आया? साउदर्न इंडिया के अंदर उसको भी लॉन्च किया गया। लेकिन वो फेल हो गया, वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करके नहीं दे रहा था टू वॉट, टू द ब्रिटिश राज। तो उन लोगों ने देखा कि अगर हमें रेवेन्यू नहीं दे रहा तो हमारा जो प्रॉफिट मोटिव है वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट जो रियात थे, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि लोकल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो थी वो प्रेवलेंट थी। तो जो लोकल रियात था, जो लोकल हमारा पेजेंट था, वो क्या देख रहा था? वो देख रहा था कि यहाँ पे मेरा तो डायरेक्ट लिंक है स्टेट के साथ, तो मेरे को अपनी लैंड को क्या करना है? प्रोडक्टिव बनाना है। मैं प्री ब्रिटिश इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। तो प्री ब्रिटिश इंडिया में उसके दिमाग में आ रहा था कि मुझे
ये जो लैंड है मेरे पास उसको ज्यादा से ज्यादा क्या बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है। तो वो क्या करता था, वो इरिगेशन पे इन्वेस्ट करता था, वो यहाँ पे मैन्योर पे इन्वेस्ट करेगा, वो बहुत सारी और भी जो रिक्वायरमेंट थी लैंड की उस पे इन्वेस्ट करता था, सो दैट उसकी जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो इम्प्रूव हो सके। लेकिन ये चीज तो एब्सेंट थी जमींदारी में। तो इन लोगों ने देखा कि जब जमींदारी फेल हो गया तो अगर हम लोग भी जैसे मुनार डायरेक्ट लिंक बना रहे थे बिटवीन बिटवीन योर स्टेट एंड द रियोत, तो उसी तरीके से अगर हम भी डायरेक्ट लिंक बनाएंगे तो तब भी ये लोग क्या करेंगे, तब भी ये रियोत जो है वो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए इन्वेस्ट करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर? तो ये है आपका कि रीजंस फॉर रियोतवारी सिस्टम। अभी मैंने आपको फीचर्स नहीं पढ़ाए, फीचर्स मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी, फीचर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फीचर्स मैंने क्यों नहीं पढ़ाए, क्योंकि जितना हमने यहाँ पे पढ़ा वहीं से आपके फीचर्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो फीचर्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा राइट अप लिख लीजिए। लेकिन राइट अप लिखने से पहले भी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगती है देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, तो अब मैं आपको लिखवाती हूँ, तो आप लोग लिख लीजिए। और साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है इकोनॉमिक्स विद दीप्ति के नाम से, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, सो दैट आपसे कोई भी वीडियो या कोई भी लेक्चर का अपडेट या कोई अदर अपडेट जो आपके लिए रेलिवेंट हो वो मिस ना हो। तो इस टेलीग्राम चैनल को भी आप लोगों को ज्वाइन करना है। अब आप लोग पहले लिख लीजिए कि रीजंस, मैं बोलती हूँ, अगर कोई वर्ड लिखना होगा तो मैं बोर्ड में लिख दूंगी, मैं साथ साथ आप लोगों को डिक्टेट कर रही हूँ। रीजंस फॉर रियोतवारी सिस्टम। ठीक है, और कुछ इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं मैं रफ में भी आपको लिखवा देती हूँ, सो दैट आप लोगों के लिए वो चीजें हेल्पफुल रहे। ऑल्दो ऑल्दो लॉर्ड कॉर्नवालिस wanted टू सेपरेट, और अगर आपको लग रहा होगा मेरी स्पीड ज्यादा है तो आप स्पीड चेंज करके 0.75 करके भी इसको लिख सकते हैं। टू सेपरेट द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, फुल स्टॉप, even in 1798 even in 1798 Lord Wellesley gave its orders for gave its order, अभी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, gave its order for its extension to Madras Presidency, full stop, but the problem, अब इनको पॉइंट्स डाल डाल के लिखना, बट द प्रॉब्लम, फर्स्ट पॉइंट है ये, द प्रॉब्लम was to the problem was to find a find a sizable zamindar class as in Bengal, but still between 1801 and 1807 the Madras Authority introduced in large areas under its control, full stop। फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर रही हूं, अगर आपका कोई वर्ड रह गया है तो लिख लीजिए। द प्रॉब्लम वॉज टू फाइंड अ साइजेबल जमींदार क्लास as in Bengal, but still between 1801 and 1807 the Madras Authority introduced in large areas under its control। सेकेंड पॉइंट लिखिए, but before this could go on very far in British official circles, there was growing disillusionment। स्क्रीन पे स्पेलिंग है, आप लोग देखकर लिखिए। disillusionment with the permanent settlement
with the permanent settlement, comma, which provide which provided for no means to increase the income of the government while while the income of zamindars is growing. ठीक है, तो आप आगे इसको रफ में लिखिए, दिस इंप्लाइज डिक्रीज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ जमींदार प्लस इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मर। ठीक है, तो ये आपका है सेकंड पॉइंट। इसको रिपीट कर रही हूं, अगर आपका कोई वर्ड मिस हो गया तो लिख लीजिए। बट बिफोर दिस कुड go on very far in British official circles, there was growing disillusionment with the permanent settlement system, which provided for no means to increase the income of the government while the income of zamindars is growing। ठीक है, तो मैंने आपको आगे लिखवा लिया, दिस इंप्लाइज डिक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ जमींदार एंड इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मर। नंबर थर्ड लिखिए, रिकार्डोस थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन became important। तो अपने लिए समझने के लिए लिख लीजिए, दिस इंप्लाइज सरप्लस इज मेंट फॉर द स्टेट, सरप्लस इज मेंट फॉर स्टेट। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लेना, नो रोल फॉर द अनप्रोडक्टिव इंटरमीडिएरीज दैट इज जमींदार। ठीक है, तो ये दिस इज योर थर्ड पॉइंट। आई रिपीट, रिकार्डोस थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिकेम इंपॉर्टेंट, दिस इंप्लाइज सरप्लस इज मेंट फॉर स्टेट। ठीक है, और ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, नो रोल फॉर द अनप्रोडक्टिव इंटरमीडिएरीज दैट इज जमींदार। फोर्थ पॉइंट लिखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी मद्रास presidency worsened by the rising expenses of war। फोर्थ पॉइंट को रिपीट कर रही हूं, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी कॉमा वर्सनड बाय द राइजिंग एक्सपेंसेस ऑफ वॉर। तो रेवेन्यू चाहिए ना ज्यादा से ज्यादा। नंबर फिफ्थ, रेवेन्यू कलेक्शन एफिशिएंसी। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करिए, रेवेन्यू कलेक्शन एफिशिएंसी अंडरलाइन करिए, लिखिए, द रियातवारी सिस्टम allowed British to collect revenue directly from the individual peasants के ब्रैकेट में लिख लो रियात, कॉमा, ensuring a steady stream of revenue without intermediaries ब्रैकेट इंटरमीडिएरीज आगे लिखना, अनलाइक द जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो रिपीट कर रही हूं, लिखिए, द रियातवारी सिस्टम allowed British to collect revenue directly from the individual peasants ब्रैकेट में रियात, ensuring a steady stream of revenue without intermediaries unlike the जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसी पॉइंट से लिंक करके समझ पा रहे होंगे कि स्टेट और रियात का डायरेक्ट जो रिलेशन था, जिसकी वजह से कंट्रोल किसका है डायरेक्टली, इट इज ऑफ स्टेट। नंबर सेवन, elimination of intermediaries आप खुद लिख सकते हैं डायरेक्ट कंट्रोल के साथ।
Number 8, increased revenue. Increased revenue. Increased revenue. Underline करिए. Without intermediaries, without intermediaries, the British, the British expected, expected to maximize, expected to maximize their revenue, their revenue collection, ब्रैकेट में लिखना, by improving agricultural productivity of the region, by improving agricultural productivity of the region. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लोकल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. लोकल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. लोकल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. अंडरलाइन करिए. implementing implementing the Ryotwari system recognized, implementing the Ryotwari system recognized and somewhat adapted to local agrarian practices, full stop. It acknowledged the peasant's role and rights over the land, and rights over the land, aiming for an aiming for an equitable system that resonated more closely with the existing traditions, full stop. ठीक है, इस पॉइंट को रिपीट कर रही हूं, लिखना अगर आपका कोई वर्ड मिस हो गया है. लोकल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अंडरलाइन कर लिया. implementing the Ryotwari system recognized and somewhat adapted to local agrarian practices, full stop. It acknowledged the peasant's role and rights over the land, comma, aiming for an equitable system that resonated more closely with existing traditions. नेक्स्ट पॉइंट, जियोग्राफिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सुटेबिलिटी. ठीक है, पॉइंट क्या है? जियोग्राफिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सुटेबिलिटी. सुटेबिलिटी अंडरलाइन करो. द सिस्टम was particularly suited to regions where communal land क्या हुई? जो कम्युनिटी से बिलोंग कर रही है. ओनरशिप was less prevalent and individual ownership was more common. Individual ownership was more common, full stop. This made it easier to identify and tax individual landholders in areas such as Madras, ब्रैकेट में लिखो प्रेजेंट डे तमिलनाडु, एंड बॉम्बे, ब्रैकेट में लिखिए प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, फुल स्टॉप. इस पॉइंट को रिपीट कर रही हूं. द सिस्टम वॉज particularly suited to regions where communal land ownership was less prevalent and individual ownership was more common, full stop. This made it easier to identify and tax individual landholders in areas such as Madras, ब्रैकेट में क्या है? प्रेजेंट डे तमिलनाडु,
एंड बॉम्बे प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिस्पॉन्स टू फेलियर ऑफ जमींदारी सिस्टम। रिस्पॉन्स टू फेलियर ऑफ जमींदारी सिस्टम। अंडरलाइन करिए। इन रीजन्स where the zamindari system failed to yield failed to yield desired results or led to significant distress led to significant distress among peasants, comma, the Ryotwari system was seen as a corrective measure, full stop, by making the state the benefactor, comma, the British hoped to foster a more sustainable and a more sustainable and productive relationship with the agrarian economy, full stop. रिपीट कर रही हूं, चेक कर लेना। In regions where the zamindari system failed to yield desired results or led to significant distress among peasants, the Ryotwari system was seen as a corrective measure, full stop, by making the state the benefactor, the benefactor. The British hoped to foster a more sustainable and productive relationship with the agrarian economy, full stop. Next point is the economic reforms. Economic reforms लास्ट पॉइंट है, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। The British, the British were keen on reforming India's agrarian economy, were keen on reforming India's agrarian economy to better suit their, ठीक है, their economic interest, comma, which included promoting agricultural productivity and commercialization, full stop. I repeat, economic reforms underline करके, the British were keen on reforming India's agrarian economy to better suit their economic interest, which included promoting agricultural productivity and commercialization. Clear? तो ये थे आपके रियोतवारी सिस्टम के रीजंस, कि क्या क्या रीजंस थे। आई होप आपको समझ आया। अब इसके बाद फीचर्स बनता है, किसने इंट्रोड्यूस किया। जब मैं आपको फीचर्स पढ़ाऊंगी तब मैं आपको लिखवाऊंगी कि अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स है, कहाँ कहाँ ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। आज की क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। Once again, I request you to please like, share, subscribe, and comment, and also join me at Telegram channel, that is Economics with Deepti. Thank you.